नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक्स है पॉजिटिज्म, जिसे हम प्रत्यक्षवाद बोलते हैं, और जिसके बाद में दूसरा टॉपिक है हर्मेन्यूटिक्स, जिसे हम वाक्यवादी पद्धति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में मूल अंतर क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, जब तक हमें क्या, क्यों और कैसे इसका ज्ञान नहीं है ना, तो हम टॉपिक को नहीं समझ सकते। याद रखना, आज की क्लास बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। आज की क्लास में हम सबसे लास्ट में हर्मेन्यूटिक्स से जुड़े हुए विचारकों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंट है, ठीक है ना, मूल अंतर क्या है। देखो, यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्षवाद की बात करें तो हमारे समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रत्यक्षवाद की बात करता है मिस्टर ऑगस्ट काम्टे। मिस्टर ऑगस्ट काम्टे साहब है ना, उसने चिंतन के 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहले वो थियोलॉजिकल स्टेज की बात करता है, फिर मेटाफिजिक्स की बात करता है, और जिसके बाद में वो पॉजिटिज्म की बात करता है। तो सबसे पहला स्तर है ना थियोलॉजिकल स्टेज, इसे हम आध्यात्मिक स्तर भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, इसे हम आध्यात्मिक स्तर भी बोलते हैं। जो मेटाफिजिक्स है, इसे हम तात्विक स्तर के नाम से जानते हैं। और फिर जिसके बाद में जो ये पॉजिटिज्म है, इसे हम प्रत्यक्षवादी स्तर के नाम से जानते हैं। चिंतन के 3 स्तर हैं ये। मतलब यहाँ पर काम्टे यूँ कह रहा है थियोलॉजिकल स्टेज में कि जब कोई घटना घट जाती थी ना, उसके लिए अदृश्य शक्ति जिम्मेदार होती थी। जैसे आज आसमान में बिजलियाँ कड़क रही हैं और बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो माँ यूँ कहती है कि भगवान हमसे नाराज है, इसीलिए वो अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। क्योंकि उसकी माँ है ना, उसमें पावर ढूंढने का काम कर रही है जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो मेटाफिजिक्स है ना, तात्विक, ये भी पावर ढूंढने की काम करता है। आध्यात्मिक और तात्विक में अंतर यही है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें पावर ढूंढने का काम आध्यात्मिक स्तर करेगा, और जो दिखाई दे रहा है उसमें पावर ढूंढने का काम कौन करेगा, तात्विक करेगा। ठीक है ना। दोनों में ही लॉजिक की कमी है। आध्यात्मिक में तो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, इसमें तो थोड़ा बहुत लॉजिक है भी, लेकिन ये जो प्रत्यक्षवादी स्तर है, ये यूं कहता है कि भाई साहब, जो अवलोकन के द्वारा, जो परीक्षण के द्वारा, जो वर्गीकरण के द्वारा और जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाए ना, हम उसे ही सत्य मानेंगे। मतलब हम यहाँ पर किसी भी अंधविश्वास में भरोसा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर प्रत्यक्षवादी ज्ञान यूँ कहता है कि विज्ञान जिसे प्रमाणित कर दे, एक्चुअल में वही क्या है, सत्य है। ठीक है ना, डैट इज पॉजिटिज्म। अब देखो साहब, आज की क्लास के संदर्भ में मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर ये जो प्रत्यक्षवादी नॉलेज है ना, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपके दे रखा है, ये वस्तुनिष्ठता की बात करता है। और मैं हर बार जब आपको रिसर्च पढ़ाता हूँ तब मैं आपसे कहता हूँ कि जिस किसी के भी पीछे वस्तुनिष्ठता आ जाए ना, वो ये समझ लीजिए कि भारी भरकम वैज्ञानिक पद्धति है। दो अप्रोच है यहाँ पर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। ये वस्तुनिष्ठ है और ये व्यक्तिनिष्ठ है ना। इसे हम व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्टिविटी की पावर देखी होगी, आपके जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है ना, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होती है। ठीक है। जिसके बाद में आईएएस प्रारंभिक परीक्षा, ये भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होती है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न की कोई परीक्षा जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, जैसे कोई एक प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र का पिता कौन है, आपने ऑगस्ट काम्टे कर दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रश्न को गलत कर दे। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी की पावर। लेकिन मान लो सब्जेक्टिव परीक्षा है, लिखित परीक्षा है,
और एक प्रश्न पूछा गया कि एक कामटे के बारे में 30 शब्दों से लिखिए। याद रखना, आपने खूब अच्छा लिखा है, लेकिन आपके आंसर को अलग अलग 5 व्यक्तियों से चेक करवाया जाए ना, तो पांचों ही व्यक्ति आपको अलग अलग नंबर देंगे। डैट इज सब्जेक्टिविटी। मतलब ध्यान रखना कि जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, इसमें प्रॉपर मूल्यांकन नहीं हो सकता। सब्जेक्टिविटी है ना, ये बायस्ड हो सकती है। सब्जेक्टिविटी है ना, वो वैल्यू न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। इसमें व्यक्ति के इंडिविजुअल कंटेंट आ ही जाते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिविटी में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो हर्मेन्यूटिक्स अप्रोच है ना, ये सब्जेक्टिविटी पे टिकी हुई है। ये निर्वचन की बात करती है। जैसे हम समाजशास्त्र में अभी मैंने ऑब्जेक्टिविटी यानी प्रत्यक्षवाद की बात करी, कामटे करता है प्रत्यक्षवाद की बात। वहीं ध्यान रखना, कामटे के बाद में अगर किसी ने प्रत्यक्षवाद की बात की है ना, वो मिस्टर दुर्खिम ने की है। क्योंकि दुर्खिम साहब है ना, वो सोशल फैक्ट की बात करता है, सामाजिक तथ्यों की। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए, इसकी भी बात मिस्टर दुर्खिम करता है। सामाजिक तथ्य अवलोकन करने के, परीक्षण करने के, है ना, क्या होते हैं, तरीके होते हैं। मतलब एक तरीके से उनमें वैज्ञानिकता छुपी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी जिसकी बात किसने की है, हाँ, हार्मेन्यूटिक्स तो है ही, सब्जेक्टिविटी में हार्मेन्यूटिक्स तो छिपा हुआ है, लेकिन हमारे समाजशास्त्र में इसकी बात कौन करता है, बेवर करता है। ध्यान रखना, सब्जेक्टिविटी की बात तो सबसे पहले किसने की है, बेवर ने की है। और ऑब्जेक्टिविटी यानी पॉजिटिज्म की बात किसने की है, मिस्टर ऑगस्ट कामटे ने की है। कामटे के बाद दुर्खिम करता है। अब आप कहोगे कि बेवर है ना, वो हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा की बात क्यों या कैसे करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बेवर साहब ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है, जिसमें मिस्टर बेवर है ना, वो 4 प्रकार की क्रिया बताता है। REAT, ठीक है ना। आर का मतलब होता है रैशनल यानी तार्किक क्रिया। जब कोई कार्य करने से पहले हम अपने दिमाग का यूज करें, पूरे लॉजिक का यूज करें, पूरी प्लानिंग का यूज करें, ठीक है ना, सोच समझकर कोई क्रिया की जाती है, दैट इज रैशनल एक्शन। उसी तरीके से एवुलेटिव होती है मूल्यांकनात्मक। किसी क्रिया को करने के पीछे समाज के मूल्य छुपे रहते हैं। जैसे हम सती प्रथा का एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम सती प्रथा का, अब कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो जीना चाहती है, लेकिन समाज के लोग उस पर दबाव डालते हैं। समाज के वैल्यूज है ना, उसको प्रेशराइज करते हैं कि भाई तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, तुम जी कर क्या करोगी, तुम भी मर जाओ। यह होती है मूल्यांकनात्मक क्रिया। जिसके बाद में ए से होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव को बोलते हैं संवेगात्मक क्रिया। क्रोध की वजह से कोई क्रिया की जाए, प्रेम की वजह से कोई क्रिया की जाए, लाज शर्म और हया की वजह से कोई क्रिया की जाए। जैसे मान लो आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, एम्पायर ने आपको गलत आउट दे दिया, तुरंत आप उसको बल्ला दिखा दोगे, दैट इज अफेक्टिव एक्शन। आपका कोई अपना वर्षों के बाद आपसे मिल रहा है, ऑटोमेटिक आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, दैट इज अफेक्टिव। बच्चा गलती करता है, माँ ने उसको चांटा मार दिया, दैट इज अफेक्टिव। ये संवेगात्मक होता है, ये मूल्यांकनात्मक नहीं होता, ठीक है ना। और जो क्रिया हम इसलिए करते हैं क्योंकि परंपराओं से वो चली आ रही है, हमारी पहले की पीढ़ी के लोग ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल। प्रत्येक क्रिया में वो निर्वचन की बात करता है, प्रत्येक क्रिया की वो व्याख्या करने की बात, इंटरप्रिटेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे साथियों मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, आप समझिए उस चीज को कि ये पाकिस्तान बॉर्डर हो गया और जिसके बाद में ये इंडिया बॉर्डर हो गया। भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ से 50 सैनिक हैं और भारत की तरफ से 5 सैनिक हैं। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। भारत के 5 सैनिक पाकिस्तान के 50 सैनिकों से जमकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अचानक यह होता है कि पाकिस्तान की तरफ से और 50 सैनिक आ जाते हैं। अब भाई 50 थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उधर 100 हो गए पाकिस्तान की तरफ से, इधर 5 ही रह गए, तो मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भारत का एक सैनिक वापस अपने कैंप की तरफ आता है, जहां कैंप लगा हुआ था ना,
उसकी तरफ आता है और उसको कैंप की तरफ आते हुए देखकर भारतीय कैंप में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि यह सैनिक डरकर भाग रहा है, जबकि वो डरकर नहीं भाग रहा, वो मदद मांगने के लिए अपने कैंप की तरफ वापस आ रहा था। मतलब उसकी क्रिया का इंटरप्रिटेशन अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो यहां पर जो हर्मेन्यूटिक्स अप्रोच है ना, चाहे हम मिस्टर डिल्थे की बात करें, चाहे हम हैबरमास की बात करें, चाहे हम बेवर की बात करें, पॉल रिकवेयर की बात करें, सेलेस्मियर की बात करें, गांडामर की बात करें, ये सारे के सारे है ना, ये हर्मेन्यूटिक्स से जुड़े हुए हैं। सबके बारे में पढ़ाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप आ गए, समुंदर में खड़े हो आप, और समुंदर में खड़े रहकर भी अगर प्यासे रह गए तो मेरे ज्ञान को धिक्कार है। ठीक है ना, मेरी मेहनत को धिक्कार है। आ गया समझ में। मतलब इनके बीच में जो मूल अंतर है ना, वो मूल अंतर यही है कि जो पॉजिटिज्म अप्रोच है, प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है, वो आंकड़ों की बात करता है, वो तथ्यों की बात करता है, वो मापन की बात करता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो हर्मेन्यूटिक्स है ना, वो भाई साहब मीनिंग की बात करता है, वो निर्वचन की बात करता है, वो इंटरप्रिटेशन की बात करता है, वो व्रस्टैन की बात तक करता है। ध्यान रखना, मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, व्रस्टैन। ठीक है, वेरेसेटेहन। ठीक है ना। समाजशास्त्र में व्रस्टैन पत्ती की बात कौन करता है प्रमोद? वेबर करता है। वेबर यूं कहता है कि कोई अनुसंधान करता, कोई क्रिया कर रहा है ना, तो उस क्रिया को यानी उस अनुसंधान को अपने खुद के अनुसार वो संचालित ना करे, बल्कि उसका जो भाव है ना, जो रेस्पोडेंट के जैसा होना चाहिए। मतलब वो जिनका अध्ययन कर रहा है, दैट इज व्रस्टैन। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी की शोक सभा में चले गए, हम बहुत फनी आदमी हैं, लेकिन किसी की शोक सभा में चले गए और हम वहां पर जबरदस्त फन कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। व्रस्टैन ऐसा कहता है कि तुम्हें तो आपार खुशियां मिल रही है, लेकिन तुम जिनके घर गए हो ना, उनके जैसा ही तुम दुख प्रकट करो। दैट इज व्रस्टैन। तो हर्मेन्यूटिक्स है ना, जो व्रस्टैन पत्ती की बात करता है, ये समाज को समझने की बात करता है, ये समाज को जानने की बात करता है, ये समाज के भावों की बात करता है, ये समाज के अर्थ की बात करता है, ये व्यवहार की बात करता है, ये संवेगों की बात करता है। आ गया समझ में। मूल अंतर को पहचान लो, मूल अंतर पहचान लिया तो सब कुछ पहचान में आ जाएगा। ठीक है। फिर जिसके बाद में जो पॉजिटिज्म की विधि है, वो सर्वे यानी स्टैटिकल अप्रोच पे टिकी हुई है, जहां सांख्यिकीय आंकड़े आ जाते हैं, गणितीय आंकड़े, जैसे 2+2। ठीक है ना, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। चाहे हिंदू से करवाओ 2+2, चाहे मुसलमान से करवाओ, चाहे ईसाई से करवाओ, चाहे सिखों से करवाओ, चाहे बौद्धों से करवाओ, चाहे भारत में करवाओ, चाहे पाकिस्तान में करवाओ, चाहे आसमान में करवाओ, चाहे धरती पे करवाओ, चाहे नभ में करवाओ, चाहे जल में करवाओ, चाहे थल में करवाओ, 2 और 2 का मतलब क्या आएगा? 4 ही आएगा। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी की पावर, ये होती है पॉजिटिज्म की पावर। ठीक है ना। यानी गणितीय आंकड़े हैं तो प्रत्यक्षवाद है, लेकिन जहां व्यवहार की बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में विचार व्यक्त करने हैं, हिंदू अलग विचार करेगा, मुसलमान अलग विचारधारा बनाएगा, ठीक है ना, पश्चिम देश अलग विचारधारा बनाएंगे, पूर्व के देश हैं जो अलग विचारधारा बनाएंगे। मतलब यहाँ पर जो सबकी समझ है ना, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। दैट इज हर्मेन्यूटिक्स। आ गया समझ में। फिर जिसके बाद में जो प्रत्यक्षवाद है ना, इसका उद्देश्य ही नियम बनाना होता है, जबकि हर्मेन्यूटिक्स है, इसका उद्देश्य मीनिंग को समझना होता है। शोधकर्ता की भूमिका तटस्थ रहती है। पॉजिटिज्म अप्रोच में शोधकर्ता अपनी तरफ से इंडिविजुअल कंटेंट कुछ नहीं डाल सकता, अपने संवेग, अपने भाव, अपनी मनोवृत्तियां, अपना एटीट्यूड, अपना एप्टीट्यूड, इन सबको ये वैज्ञानिक विचारधारा में नहीं लाएगा, यानी पॉजिटिज्म में नहीं लाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो हर्मेन्यूटिक्स है ना, इसमें लाएगा वो। हम किसी को तब समझेंगे ना जब हम उनके जैसा बनेंगे। भाई किसी के दर्द को समझना है ना, तो दर्द में भागीदार बनो। दैट इज हर्मेन्यूटिक्स। ठीक है।
यानी ध्यान रखना, ये जो है ना पॉजिटिव, ये कहते हैं कि समाज एक वस्तुओं की तरह है, जैसे दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को एक वस्तुओं की संज्ञा दी है, और जबकि ये जो है ना हर्मेन्यूटिक्स, ये कहते हैं कि बहुत सारे अर्थों का जाल है, ठीक है, जिसको समझने का काम ही कौन करेगी, हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा। आसान शब्दों में ये समझ लो, जो वैज्ञानिकता की बात करता है वो तो पॉजिटिज्म है, और जो वाक्यवाद की बात करता है, समझने की बात करता है, दैट इज हर्मेन्यूटिक्स। आ गया समझ में? अब देखो साहब, जिसके बाद में प्रत्यक्षवाद क्या है, अब इन दोनों को थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूं, जिसे देखा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे गिना जा सके, ठीक है ना, इन सब के नॉलेज को हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी नॉलेज। जैसे हम समाजशास्त्र की चर्चा करें, मिस्टर आगस्ट काम्टे, ये प्रत्यक्षवादी हैं, ठीक है ना, चिंतन के 3 स्तर दिए थे। पॉजिटिव फिलॉसफी भाई, ये इनकी बहुत बड़ी किताब है, और पॉजिटिव पॉलिटी, है ना। जिसके बाद में इमाइल दुर्खिम, ये भी प्रत्यक्षवादी विचारक है, जो सोशल फैक्ट की बात करता है, दुर्खिम। ध्यान रखना, दुर्खिम साहब है ना, जिसने सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, दुर्खिम ने। और दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है ना, वो याद रखना काउंटेबल था। दुर्खिम यूँ कहते थे कि गांव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा आत्महत्या होती है, साधारण लोगों के मुकाबले सैनिक लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जो विदुर होते हैं, जो विडो होती हैं, वो आत्महत्याएं ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना। मतलब उनके पास क्या था, प्रत्येक आंकड़ा था, एक तरीके से उन्होंने मापन का काम किया, दैट इज पॉजिटिज्म स्टडी, ठीक है ना। जैसे ये जो है ना प्रत्यक्षवादी विचारधारा, ये समाज को ऑब्जेक्टिविटी के तौर पर देखती है ना, कि समाज क्या है, वस्तुनिष्ठ है। जिसके बाद में ध्यान रखना, ये फैक्टों पर ध्यान देती है, तथ्यों की। जैसे मैंने यहाँ पर दुर्खिम का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव विचारधारा संख्या की बात करती है, पॉजिटिव विचारधारा आंकड़ों की बात करती है, जिसके बाद में सर्वे और प्रयोग की बात करती है। मतलब पॉजिटिव विचारधारा है ना, वो कॉज और इफेक्ट को खोजने की बात करती है। कोई घटना घटित हुई तो उसके पीछे प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव मतलब एक तरीके से सामान्य नियम। आप जानते हैं कॉमन लॉज क्या होते हैं, जो सभी पर समान रूप से लागू हो। ध्यान रखना, जो सामान्य नियम है ना, वो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसा मैंने 2 और 2 4 वाला एग्जाम्पल दिया, कहीं पे भी इसका मापन करवाओ, जो परिणाम है ना वो बराबर आते हैं, दैट इज पॉजिटिज्म। इसे ही हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे दुर्खिम कहता है कि आत्महत्या है ना व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि आत्महत्या सामाजिक तथ्य है, और जिनके लिए केवल और केवल समाज जिम्मेदार है। उन्होंने आंकड़े सहित आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि अविवाहित लोगों में आत्महत्या ज़्यादा होती है, आंकड़े थे उनके पास। वो कहते हैं कि सामाजिक एकीकरण कम होने पर आत्महत्या की दर है ना वो बढ़ती है। ये उन्होंने जाना आंकड़ों के द्वारा, मतलब उनका प्रत्यक्षवादी अध्ययन था। जैसे वो यूं कहते हैं कि आत्महत्या की जो दर होती है ना, वो प्रत्येक वर्ष एक जैसी होती है। एटलीस्ट भाई उनके पास कोई ना कोई सोर्सेज तो होंगे ना, आंकड़े होंगे। जिसके बाद में वो कहते हैं कि गर्मियों में आत्महत्या ज़्यादा होती है, और ध्यान रखना महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुष है ना, उनमें आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है। मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर अर्थ की बात करने की बजाय मिस्टर दुर्खिम है ना, वो सांख्यिकीय पैटर्न की बात करता है, दैट इज पॉजिटिज्म अप्रोच। इसे ही हम प्रत्यक्षवादी ज्ञान कहते हैं। आ गया समझ में? अब देखो साहब, आप तो ये है ना, ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये याद कर लेना कि समाज को वस्तुनिष्ठता की तौर पर देखता है, जिसके बाद में फैक्ट यानी तथ्यों पर जोर देता है, संख्या, आंकड़े, सर्वे और प्रयोग की बात करता है, कोज और इफेक्ट की बात करता है, कॉमन लॉज की बात करता है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से स्टैटिकल पैटर्न की बात करता है। अब देखो साहब, हर्मेन्यूटिक्स की बात करें, हर्मेन्यूटिक्स है ना, जो भाई साहब अर्थ ढूंढने की बात करता है। अब वो कोई व्यवहार का भी अर्थ हो सकता है, घटनाओं का भी अर्थ हो सकता है। जैसे बेवर करता है, प्रत्येक क्रिया में अर्थ ढूंढने की बात, की व्यक्ति ने किस भाव से क्रिया करी है, ठीक है। जिसके बाद में जो हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा है ना, वो फीलिंग्स की बात करता है, वो भावनाओं की बात करता है।
जिसके बाद में हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा है ना, वो अनुभव की बात करता है। यहाँ पर याद रखना, एक शोध करता है ना, वो तटस्थ नहीं रह सकता। पॉजिटिव विचारधारा में तो तटस्थ रहना पड़ता है। यहाँ पर हम अगर किसी के मीनिंग्स को समझेंगे, किसी के भाव को समझेंगे, समवे को समझेंगे ना, तो उनके साथ ही हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे हम द रिमेंबर विलेज की चर्चा करें। अब द रिमेंबर विलेज मिस्टर एम.एन. श्रीनिवास साहब की एक बहुत फेमस किताब है जो 1976 में लिखी गई थी। उसमें एक चैप्टर है फेयरवेल पार्टीज। अब वो फेयरवेल पार्टीज है ना, उसमें जब श्रीनिवास अध्ययन करके रामपुरा गांव को छोड़ रहा था, रामपुरा गांव का वास्तविक नाम था कोडाग हल्ली, उस रामपुरा गांव को छोड़ रहा था ना, लोग उसके पीछे पीछे तक आते हैं, बहुत दूर दूर तक आते हैं पीछे पीछे। लोगों की फीलिंग्स, लोगों का दुख दर्द है ना, वो मिस्टर श्रीनिवास के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए कि श्रीनिवास उस गांव में रहा, लोगों को समझा। दो किरदारों की बात करता है, कूले गौड़े और नाड़ू गौड़ा, है ना, ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो मतलब हर्मेन्यूटिक्स है वो इन्वॉल्व होने की बात करता है, लोगों को व्यवहार को समझने की बात करता है। ध्यान रखना, इसके जो समाज शास्त्र में थे ना, पहले विचारक थे वो मैक्स वेबर और विलियम डिल थे। व्रस्टैन की बात डिल थे भी करता है, ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं है कि बेवरी करें। जो व्रस्टैन पत्ती है ना, इसकी बात मिस्टर विलियम डिल्थे ने भी करी है। मतलब एक तरीके से समाज अर्थ निर्मित है। ये यूं कहता है कि समाज वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि समाज क्या है, अर्थ निर्मित है। जिसने जिसको जिस भाव से देखा वैसा ही वो अर्थ जान पाया। ये तो मन का भाव है ना। जैसे मेरे पास ये गिलास रखा हुआ है ना, अब रखा हुआ है तो पानी पी लेते हैं। जैसे मेरे पास ये गिलास रखा हुआ है, इसमें आधा पानी है, मैं कहता हूं आधा भरा है, और प्रमोद कहता है आधा खाली है। एक कहता है आधा भरा है, एक कहता है आधा खाली है। यह है हर्मेन्यूटिक्स। जबकि पॉजिटिव्म क्या कहता है कि इसमें 100 ml पानी है। अब चाहे इसको हिंदू नापे, चाहे मुसलमान नापे, कहीं पे भी नापे, 100 ml पानी 100 ml ही रहेगा। तो यहां पर कुल मिला के पानी पी लेता हूं, इसमें कुल मिला के है ना, जो ये हर्मेन्यूटिक्स है ये अर्थ निर्माण की बात करता है, ठीक है ना, ये इंटरप्रिटेशन की बात करता है। हाँ ध्यान रखना, जहां कहीं इंटरप्रिटेशन आ जाए, इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं निर्वचन, निर्वचनात्मक। तो जहां कहीं हर्मेन्यूटिक्स आए ना, आंख बंद करके निर्वचनात्मक कर देना। जहां कहीं वाक्यात्मक आ जाए, आंख बंद करके हर्मेन्यूटिक्स कर देना। और ध्यान रखना, जहां कहीं वेबर आ जाए, जहां कहीं वेबर आ जाए, वहां पे भी तुम आंख बंद करके इंटरप्रेटिव कर देना। इंटरप्रेटिव का मतलब ही यही होता है कि व्याख्या करना, समझना, उसको एक अर्थ देना, ठीक है। अगर हम इसके मेथड्स की चर्चा करें, साक्षात्कार। अब साक्षात्कार में जो आंकड़े होते हैं वो गुणात्मक ही होते हैं। भाई सांख्यिकी आंकड़ों की बात तो कौन करता है, पॉजिटिव यानी प्रत्यक्षवाद करता है। गुणात्मक आंकड़ों की बात कौन करता है, हर्मेन्यूटिक्स करता है। जैसे हम केस स्टडी की चर्चा करें, ध्यान रखना, ये केस स्टडी होती है ना, जिसे हम एकल पद्धति इकाई भी बोलते हैं, है ना, एकल पद्धति इकाई या एकल पद्धति अध्ययन भी कहते हैं। इसमें किसी एक इकाई का गहनता से अध्ययन किया जाता है। मतलब वो एक तरीके से क्या होता है, गुणात्मक अध्ययन होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसमें जो अध्ययन किया जाता है ना, वो एथनोग्राफिक रिसर्च होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च एक तरीके से सहभागी अवलोकन पद्धति कह सकते हैं हम। एथनोग्राफिक रिसर्च है ना, इसे हम सहभागी अवलोकन पद्धति कहते हैं। सहभागी अवलोकन पद्धति का मतलब होता है कि हमें किसी ग्रुप का अध्ययन करना है और हम उस ग्रुप के साथ रह रहे हैं, उसके जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारा पूरी तरीके से एसिमिलेशन उस ग्रुप के साथ हो जाता है। दैट इज एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। और ये सारे के सारे है ना, चाहे हम साक्षात्कार की बात करें, चाहे हम केस स्टडी गुणात्मक आंकड़ों के लिए की जाती है। एथनोग्राफिक रिसर्च है ना, उसमें भी ज़्यादातर जो जोर दिया जाता है वो गुणात्मक आंकड़ों पर ही दिया जाता है। ये सारे के सारे हर्मेन्यूटिक्स में आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वैल्यू न्यूट्रलिटी हर्मेन्यूटिक्स में संभव है प्रमोद? नहीं है। वैल्यू न्यूट्रलिटी हर्मेन्यूटिक्स में संभव ही नहीं है।
अब श्रीनिवास जी रामपुरा गांव में रहते थे ना, तो वहाँ एक लेडीज थी, वो श्रीनिवास जी को बहुत पसंद करती थी, तो रोजाना सुबह शाम श्रीनिवास जी को दूध देने के लिए आती थी वो। अब श्रीनिवास जी उसके लिए उसको बिल्कुल भी पे नहीं करते थे, भुगतान नहीं करते थे, लेकिन एक लगाव था भाई, खाने पीने की वो व्यवस्था करती थी। जैसे कूले गोवड़ा, नारू गोवड़ा, उनको श्रीनिवास जी पे थोड़ी करते थे, लेकिन उनका जुड़ाव था। मतलब हर्मेन्यूटिक्स में वैल्यू न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। वैल्यू को बोलते हैं मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? हमारी भावना, संवेग, मनोवृत्तियां, हमारे विचार, ये वैल्यूज ही तो है। क्या हम किसी के साथ घुल मिलकर अध्ययन कर रहे हैं तो इनको साइड में कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इनको साइड में नहीं कर सकते। हम तो कितने भी बड़े ब्रह्मचर्य हैं, हनुमान जी के कितने भी भगत हैं, लेकिन भाई बहारे हैं तो ब्रह्मचर्य टूट ही जाता है। ठीक है ना? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, थोंडाई का ना इसकी बात करते हैं। यानी जहां हम सिंबल्स देखेंगे ना, जहां हम प्रतीक देखेंगे तो हम रेस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है? तो यही बात क्या है? हर्मेन्यूटिक्स है। आ गया समझ में प्रमोद? मतलब जैसे बेवर ने धर्म के संदर्भ में पूंजीवाद को जोड़ा था। ठीक है ना? बेवर कहते हैं कि लोग पूंजीवाद में मेहनत को धार्मिक कर्तव्य क्यों मानते हैं? उत्तर है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में मेहनत ही क्या है? ईश्वर की इच्छा है। अब ये एक विशेष धर्म के बारे में बात की है, यह अर्थ को समझने की बात करता है। जैसे यहाँ पर बेवर ने एक बात कही थी, बेवर ने एक बात कही थी कि भारत में पूंजीवाद इसलिए नहीं पनपा क्योंकि भारतीय धर्म है ना, इसमें आडंबर और पाखंड बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना? तो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, और इसका कारण भी है क्योंकि हमारे यहाँ एक ये जो भागवादिता की विचारधारा है ना, ये बहुत ज़्यादा चलती है। हम सब कुछ भाग पे छोड़ देते हैं कि चलो किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म है ना, वो ऐसा कहता है कि भाई कर्म करने से ही व्यक्ति का भाग बदलता है। तो ये उस धर्म को समझने की बात करता है। ये जनरल लॉ नहीं है, यहाँ पर सामान्य नियम नहीं है। ये नियम है ना कर्मा थ्योरी और धर्म पूंजीवाद वाला, ये प्रोटेस्टेंट में ही है। द प्रोटेस्टेंट इथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बेवर की किताब थी। बेवर ने कहा था कि यूरोप में पूंजीवाद इसलिए आया कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो किया, और ये बात हमें पता है कि लोग धर्म को बहुत भली भांति फॉलो करते हैं। ज़्यादा धार्मिक ज्ञान होता है ना, वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर असर करता है। अब प्रोटेस्टेंट में ये बातें लिखी हुई थी कि मेहनत ही सर्वोपरि है, वर्क इज वर्शिप, कार्य पर तुम पूरा समय दो, पूरे मन लगा के मेहनत करो। लोगों ने ऐसा ही किया तो आज यूरोप में पूंजीवाद आ गया, ये बेवर कहता है। ठीक है ना? तो ये समझने की बात करता है ना पूंजीवाद। यानी यहाँ पर जो धार्मिक अर्थ था ना, उसको सामाजिक व्यवहार के तौर पर देखा गया, बल्कि आंकड़ों के तौर पर नहीं देखा। आंकड़े तो क्या ही थे, आंकड़े थोड़ी थे। यहाँ पर धर्म है ना, धर्म और पूंजीवाद, ये लोगों की सोच को दर्शाता है। भाई धर्म तो वहाँ का भी था, प्रोटेस्टेंट में भी धर्म तो हमारे यहाँ पे भी था। और अगर प्रोटेस्टेंट कर्म की बात करता है तो हमारे यहाँ जो गीता जी है ना, गीता जी भी तो भाई कर्म थ्योरी की बात करती है। हमने तो उसको सीरियस लिया ही नहीं, हम तो वही आडंबर और पाखंडों में पड़े रहे। तो ये क्या करता है? व्यवहार में अर्थ ढूंढने की बात करता है, उसके निर्वचन की बात करता है। ठीक है? यहाँ पर जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। ठीक है? फिर जिसके बाद में, हाँ ध्यान रखना, जैसे हम एक मुद्दा ले लेते हैं गरीबी वाला। ठीक है ना? अब गरीबी के बारे में पॉजिटिज्म विचारधारा क्या कहेगी? पॉजिटिज्म तो यूं कहेगा कि कितने लोग गरीब हैं, मतलब पॉजिटिज्म है ना, वो आंकड़ों की बात करेगा। ठीक है ना? जैसे पॉजिटिज्म आय की बात करेगा, क्योंकि आय है, इनकम है, वो काउंटेबल है। यानी पॉजिटिज्म है ना, वो किसकी बात करेगा? फैक्ट की बात करेगा, वो तथ्यों की बात करेगा, वो शिक्षा और रोजगार के आंकड़ों की बात करेगा।
गरीबी के सामान्य कारणों को खोजने की बात करेगा। जबकि ध्यान रखना हर्मेन्यूटिक्स है ना, वो यूँ कहता है कि गरीब आदमी कैसा अनुभव करता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है ना तो कैसा सोचता है, मतलब गरीबी में व्यवहार देखने की बात करता है, गरीबी के अर्थ को ढूंढने की बात करता है। यानी कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या वो सम्मान महसूस करता है? अगर कोई व्यक्ति गरीब है क्या वो शर्म महसूस करता है? क्या कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके मन में संघर्ष की भावना रहती है? इन सब की बात कौन करेगा? हर्मेन्यूटिक्स अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब लाइफ स्टोरीज ये समझ लो, जो कॉमन लॉ, सामान्य लॉज की बात तो कौन करता है? पॉजिटिज्म विचारधारा करती है। और ध्यान रखना जीवन कथाओं की बात कौन करता है? लाइफ स्टोरीज की। ये प्रश्न बन सकता है, जीवन कथाओं की बात करता है हर्मेन्यूटिक्स। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि कॉमन लॉ का संबंध किससे है? क्या पॉजिटिज्म से है या हर्मेन्यूटिक्स से? पॉजिटिज्म से। जीवन गाथाएं या कथाएं, लाइफ स्टोरीज, ये किससे संबंध रखती है? पॉजिटिव से? नहीं, ये हर्मेन्यूटिक्स से संबंध रखती है। ठीक है, इनकी आलोचना भी हुई है पॉजिटिज्म और हर्मेन्यूटिक्स की। भाई पॉजिटिज्म की आलोचना इसलिए हुई है कि इसने इंसान को एक मशीन की तरह देखा है, इसने समाज को भी एक मशीन की तरह देखा है। इसने जो फीलिंग्स है ना व्यक्ति की, समाज की, उन फीलिंग्स से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया। पॉजिटिव विचारधारा को फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है, इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। भाई इन्होंने मीनिंग और संस्कृति को नज़रअंदाज किया है पॉजिटिव्स में। जबकि हर्मेन्यूटिक्स है ना, ये यूँ कहता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव। किसी के चक्कर में पड़ गया ना तो वो घन चक्कर ही हो जाता है। ठीक है ना, डूब गया, पहले किनारों पे था और सब्जेक्टिव होता 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 बीच में आया और फिर भंवर में फंस गया, वो निकल ही नहीं पाया। जैसे एक तो होता है समर्थक, है ना, एक तो होता है समर्थक, फिर वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा भगत, है ना, और फिर जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, फिर वो हो जाएगा अंध भगत। ठीक है ना। ये है हर्मेनेटिक्स। ठीक है, मतलब इसका निष्कर्ष यही है, प्रत्यक्षवाद वो समाज को मापता है, समाज को इसलिए मापता है कि वो फैक्ट की बात करता है, और हर्मेन्यूटिक्स है ना जो भाई साहब समाज को समझता है। और आधुनिक समाज शास्त्र में इन दोनों का ही संयोजन देखने को मिलता है। आ गया समझ में प्रमोद? क्या समझ में आया कि जो पॉजिटिज्म है वो वैज्ञानिक अप्रोच है, जो पॉजिटिज्म है वो कॉमन लॉ की बात करता है, जो पॉजिटिव विचारधारा फैक्ट और आंकड़ों की बात करता है, और यहाँ पर जो हर्मेन्यूटिक्स है ना वो इंटरप्रिटेशन की बात करता है, वो मीनिंग की बात करता है, वो व्यवहार की बात करता है, वो अर्थ की बात करता है। ठीक है, ये लाइफ स्टोरीज की बात करता है हर्मेन्यूटिक्स, और वो किसकी बात करेगा? कॉमन लॉज की बात करेगा। ठीक है, अब देखो साहब, यहाँ पर जो हर्मेन्यूटिक्स से जुड़े हुए विचारक है ना, इनके बारे में हम चर्चा कर ले। पॉजिटिज्म के बारे में तो क्या ही करें, क्योंकि दुर्खिम, कामटे वगैरह ये पॉजिटिव से ही आते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम हर्मेन्यूटिक्स की चर्चा करें तो यहाँ पर पहला नाम निकल कर आता है फ्रेडरिक श्लेयरमाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुना है प्रमोद? हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा से जुड़ा हुआ पहला व्यक्ति फ्रेडरिक श्लेयरमाकर। ध्यान रखना आधुनिक हर्मेन्यूटिक्स के फादर माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स के पिताजी कौन है? फ्रेडरिक श्लेयरमाकर है। याद रखना इनका जन्म 1768 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये जर्मन विचारक थे और फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल थियोलॉजी। ये दोनों कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स फ्रेडरिक श्लेयरमाकर, और जिसके बाद में फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल थियोलॉजी फ्रेडरिक श्लेयरमाकर। यानी ये याद रखना, जिस तरीके से दरिद्र विखंडन में टेक्स्ट की बात करता है ना, उसी तरीके से ये हर्मेन्यूटिक्स में टेक्स्ट की बात करता है।
ये इनके साथ इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि हर पाठ या कथन को समझा जा सकता है अगर हम समझना चाहे तो। प्रत्येक के दो भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रामेटिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। यानी प्रत्येक पाठ या प्रत्येक कथन की हम दो तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, पहले भाषाई आधार पर, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार पर। अगर हम भाषाई आधार पर व्याख्या करेंगे ना तो शब्दों पर गौर फरमाएंगे, हम वाक्यों पर गौर फरमाएंगे, हम भाषा के नियमों पर गौर फरमाएंगे। वहीं याद रखना, अगर मनोवैज्ञानिक व्याख्या करेंगे तो लेखक के मन, लेखक की भावना और लेखक के उद्देश्य को समझेंगे। भाई है तो हर्मेन्यूटिक्स ना, हर्मेन्यूटिक्स है तो व्याख्या की बात करेगा, समझने की बात करेगा। लेकिन ये किसकी समझ की बात करता है? ये टेक्स्ट के समझ की बात करता है। दरिदा का जो विखंडनवाद है ना, ध्यान रखना, दरिदा का जो विखंडनवाद है वो भी किस पे टिका हुआ है? व्याकरण शास्त्र यानी टेक्स्ट पे टिका हुआ है। ठीक है, इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये पूछा जा सकता है कि पाठ को लेखक से भी बेहतर समझा जा सकता है या पाठ को लेखक से भी बेहतर समझना चाहिए। ये तो अलग अलग भाव हैं कि कोई किस भाव से समझता है। ये हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा के संदर्भ में ही स्लेयरमाकर ने कही थी। ठीक है ना, इन्होंने पहली बार हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा को सिस्टमैटिक ढंग से सेट किया था। ठीक है ना, मानव अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण होती है, ये बात भी कहते हैं। मानव कुछ कह रहा है ना, मानव का कोई कथन है, उस कथन के पीछे कोई ना कोई इंप्रेशन छुपा हुआ है। ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन छुपा हुआ है, कोई अभिव्यक्ति छुपी हुई है। देखो साहब, एक बार रिमाइंडर कर दूं, हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा के पहले व्यक्ति फ्रेडरिक स्लेयरमाकर, जिन्हें मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स का फादर बोला जाता है, जर्मनी के रहने वाले थे। आधुनिक उदार धर्मशास्त्र के पिताजी कहा जाता है। ये कहते हैं कि प्रत्येक पाठ या कथन को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो भाषाई आधार पर, एक मनोवैज्ञानिक आधार पर। भाषाई आधार पर हम शब्द की व्याख्या करेंगे, वाक्यों की व्याख्या करेंगे, भाषा के नियमों की व्याख्या करेंगे। बाकी मनोवैज्ञानिक आधार पर लेखक के मन, यानी इस टेक्स्ट में, इस पाठ में लेखक क्या बताना चाह रहा है, ये जो पाठ लिखा है ना, इसके पीछे उसके क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या फीलिंग्स थी, ये है ना साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इनकी बात किसने की है? फ्रेडरिक स्लेयरमाकर ने की है। ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध कथन है कि कोई पाठ है, कोई कथन है, कोई टेक्स्ट है, उसको लेखक से भी बेहतर समझना चाहिए, है ना। जिसने लिखा है ना, उससे भी बेहतर हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब उसको नए नए अर्थ देने होंगे। ठीक है, फिर देखो साहब, फ्रेडरिक स्लेयरमाकर के बाद में जो अगला आता है विलियम डिल्थे। हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा को समाजशास्त्र से जोड़ने वाला जो पहला व्यक्ति था ना, वो विलियम डिल्थे ही था। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मैक्स वेबर के अलावा जो व्रस्टेन पत्ती है ना, उसकी बात मिस्टर विलियम डिल्थे भी करता है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि हर्मेन्यूटिक्स को समाजशास्त्र से किसने जोड़ा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। अगर मैक्स वेबर आ गया और डिल्थे आ गया, है ना, इन दोनों का प्रभाव या इन दोनों की थियरी है ना, वो सिमिलर है। अगर दोनों आ गए तो डिल्थे कर देना, एक आ जाएगा जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये भी जर्मन विचारक थे और इन्होंने कहा है कि केवल कारण कार्य के स्पष्टीकरण की बजाय जो व्रस्टेन आवश्यकता है ना, उस पर हमें बल देना चाहिए, मतलब हमें उसके अर्थ को समझना चाहिए। ये कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों की अलग अलग पद्धति है। ठीक है ना, समाज विज्ञान का जो उद्देश्य है ना, वो याद रखना अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ है, न कि केवल कारण ढूंढना। कारण ढूंढने से तुम क्या ही कर लोगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सैड है, अब तुमने ये पता लगा लिया कि ये दुखी है, तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? ये किन कारणों से दुखी है, क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? अरे भाई एटलीस्ट ये तो देखो ना, वो दुखी है, हमें वो कारण है ना उनका समाधान करना है। ठीक है ना, ये बात करता है डिल्थे। और ध्यान रखना, मनुष्य के पास चेतना होती है, वह जो करता है उसका अर्थ उसके लिए होता है। ठीक है ना,
मतलब प्रत्येक में मीनिंग की बात करता है। ये इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जीवित अनुभवों की बात करता है, एक ये वृस्टेन की बात करता है, एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करता है, ठीक है, और हर्मेन्यूटिक साइकिल की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एर्ले बनिस जीवित अनुभव यानी डिल्थे यूं कहता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिपरक, उसका आंतरिक जीवन, जिसे दूसरों द्वारा समझने के लिए बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं जीवित अनुभव। यानी किसी व्यक्ति का व्यक्तिपरक आंतरिक जीवन, उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसमें फीलिंग्स आ जाएगी, है ना, उसके संवेग आ जाएंगे, जिसे दूसरे के द्वारा समझने के लिए बाहरी अभिव्यक्ति, कार्य यानी लेखन की आवश्यकता पड़ती है। एक एवरस्टेन की बात करता है पुनः जीना, ठीक है, केवल तथ्यों को ही जानना नहीं है, बल्कि अनुभव की गहरी सहानुभूति। कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, ठीक है ना, यानी खुद के ऊपर भी वो अप्लाई करके देखना, दैट इज वृस्टेन। एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिफिकेशन है, जीवन की अभिव्यक्ति जैसे कला, कानून इत्यादि, जो स्थिर है और व्याख्या की अनुमति देती है, जो समय के साथ व्यक्तियों को जोड़ती है, उन्हें हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि मानव वस्तुकरण के अंतर्गत जीवन की अभिव्यक्तियां आ जाएंगी, कला, कानून इत्यादि, ठीक है। एक ये हर्मेन्यूटिक साइकिल की बात करता है, जिसमें किसी भाग और संपूर्ण जीवन को समझने के बीच फिर वापस उसी पर आने की गतिशील प्रक्रिया स्लेयर मार्कर से विरासत में मिली थी, यह अवधारणा हर्मेन्यूटिक साइकिल। ये इनका कथन है कि किसी क्रिया को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि कर्ता ने स्थिति को कैसे समझा है, ठीक है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, हाँ, एक ये आ गया हंस जॉर्ज गैडामर, ठीक है, बहुत भारी भरकम नाम है, हंस जॉर्ज गैडामर। ये जर्मन दार्शनिक थे और दार्शनिक व्याख्या शास्त्र का जनक। हर्मेन्यूटिक्स को समाज शास्त्र में लाने का काम तो विलियम डिल्थे ने किया, और फिलॉसफी में हर्मेन्यूटिक्स को लाने का काम किसने किया था, जॉर्ज गैडामर ने किया था, ठीक है। इनकी ये बहुत फेमस किताब है ट्रूथ एंड मेथड्स, सत्य और विधि, पूछा जा सकता है। ये कहते हैं कि मानवीय समझ इतिहास, भाषा और परंपरा को कैसे आकार देती है ना। मानव जैसा सोचता है उसी के अनुसार इतिहास, परंपराओं को अपने अनुसार ढाल लेता है। ये कहते हैं कि हर्मेन्यूटिक्स केवल शोधपत्ति नहीं है, बल्कि मानव जीवन का मूल स्वभाव है। पूर्व धारणाओं की भी बात करता है ये, कि कोई भी व्याख्याकार है ना, पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होता, और हो ही नहीं सकता निष्पक्ष तो, क्योंकि हर्मेन्यूटिक्स तो यही कहता है कि आपको निष्पक्ष होना ही क्यों है। निष्पक्ष होने का काम तो पॉजिटिज्म करेंगे, आपको निष्पक्ष नहीं होना है, आपको वैल्यू न्यूट्रल होना ही नहीं है। ये गैडामर भी यही बात कहता है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा हमारी समझ को प्रभावित करेगी, और करेंगी ना समझ को, क्योंकि भाई हम उनका अर्थ ही तो ढूंढ रहे हैं, हम तटस्थ थोड़ी रह रहे हैं, है ना। जिसके बाद में फ्यूजियन ऑफ हॉरिजॉन्स की बात करता है, ये क्षितिजों का संलयन, ये कीवर्ड है इनका, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कहते हैं, हाँ, ये क्षितिजों का संलयन गैडामर के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस अवधारणा के अंतर्गत ये यूं कहता है कि जहां समझ उत्पन्न होती है जब वाक्यकार का ऐतिहासिक क्षितिज समझे जा रहे पाठ या विषय के क्षितिज के साथ विलीन हो जाता है, मतलब ध्यान रखना, जब अतीत का क्षितिज मिल जाता है और जब वाक्यकार का क्षितिज मिल जाता है, तब ही वास्तविक समझ पैदा होती है। अब आप कहोगे कि क्षितिज क्या होता है ना। ध्यान रखना, क्षितिज है ना, किसी व्यक्ति की सोच की सीमा जो उसके समय, समाज, संस्कृति, परंपरा और अनुभव को बताती है। सोच की सीमा को ही यहां पर क्षितिज बोला है। इतिहास में सोच की सीमा क्या थी, जैसे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करें ना, फूको की, ठीक है, फूको है ना, फोकाल्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना। तुम फूको की बात करें, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पुरातत्व ज्ञान की बात करता है कि पहले ज्ञान के डिस्कोर्स क्या थे, ज्ञान का उद्गम क्या था, वर्तमान समय में ज्ञान का उद्गम क्या है, ठीक है ना। तो ये भी यही है कि पहले के जमाने में, अतीत में व्यक्ति की सोच क्या थी और अभी मेरी सोच क्या है, जब ये दोनों टकराएंगे
तभी ध्यान रखना वास्तविक समझ निकल कर आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियन ऑफ हॉरिजॉन्स, ठीक है, क्षितिजों का संलयन पूछा जाएगा। ये कहते हैं कि जो समझा जा सकता है वही भाषा है, इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। फिर गैडामर के बाद में हैबरमास आएगा, है ना। हैबरमास तो वही आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये भी हर्मेन्यूटिक्स से ही आता है। नॉलेज इंटरेस्ट में 3 तरीके के ज्ञान, तकनीकी ज्ञान की बात करता है, व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है और मुक्तदायी ज्ञान की बात करता है, ठीक है। तकनीकी ज्ञान है ना, वो नियंत्रण की बात करता है। जैसे मैंने पढ़ाया था कि प्रकृति पर नियंत्रण, भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले 5 दिन का मौसम कैसा रहने वाला है, प्रकृति को कंट्रोल कर लिया। ये व्यवहारिक है ना, ये कल्चर की बात करता है, समाज को समझने की। और शोषण, ये मुक्ति की बात करता है, जिसमें सामाजिक आंदोलन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद में हाँ, नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट में हैबरमास यूं कहता है कि प्रत्येक ज्ञान है ना, वो तटस्थ नहीं होता। पढ़ाया था ना मैंने, प्रत्येक ज्ञान तटस्थ नहीं होता है। और तटस्थ होना ही क्यों है भाई, वो यूं कहता है कि व्यक्ति के पास जो भी ज्ञान है ना, उस ज्ञान के पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट यानी कोई ना कोई हित छुपा हुआ है। जैसे मैंने ये पेन का उदाहरण दिया था कि मैं पेन को देख रहा हूँ, तो क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे लिखना है। मुझे इस किताब के बारे में नॉलेज लेनी है, तो क्यों? क्योंकि इसमें भी मेरा हित है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है ना। केवल अर्थ समझना ही काफ़ी नहीं है, यह जानना भी जरूरी है कि अर्थ है ना जो विकृत हैं तो क्यों है, ठीक है। ये हो गया, ये तो हैबरमास। फिर पॉल रिकॉवर, ध्यान रखना, फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे ये, दार्शनिक, जिन्होंने फिनोमिनोलॉजी और हर्मेन्यूटिक्स के बीच में पुल का काम किया है, ठीक है। इन्होंने हर्मेन्यूटिक्स और फिनोमिनोलॉजी को एक साथ जोड़ा है ना। ध्यान रखना, इनकी 2 फेमस किताब है, द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है, द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड टाइम एंड नैरेटिव्स, ठीक है, जिसमें ये विचार व्यक्त किए हैं। हाँ, ये संदेहवाद की भी बात करता है, संदेहवाद, ध्यान रखना, पॉल रिकेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया था नेट की परीक्षा में। हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा में संदेहवाद यानी शक, डाउट थ्योरी की बात कौन करता है? सस्पेंशन की बात कौन करता है? ध्यान रखना, पॉल रिकेयर ही करता है। ये कहता है, यहाँ देखो, ये कहता है कि जो दिख रहा है ना, उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे जो छिपे हुए एलिमेंट्स हैं, जो छुपे हुए कारक या तत्व है ना, उनको पता लगाना चाहिए। तो संदेहवाद की बात करता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव क्रिया भी पाठ की तरह होती है, क्रिया अपने कर्ता से अलग होकर स्वतंत्र अर्थ रखती है। ये लो साहब, आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। मैन क्या है, देखो साहब, ये पॉल रिकॉवर हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट कि इन्होंने फिनोमिनोलॉजी और इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, यानी हर्मेन्यूटिक्स, इन दोनों को जोड़ने का काम किया था। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो इनके बारे में यह हो जाती है। दूसरी बात याद रखना कि ये दोनों किताबें इनकी बहुत फेमस है, द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन और टाइम एंड नैरेटिव, ठीक है। जिसके बाद में हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा में ये संदेहवाद की बात करता है मिस्टर पॉल रिकॉयर, ठीक है। फिर जिसके बाद में हैबरमास, जो आलोचनात्मक संप्रदाय से आता है, मतलब फ्रैंकफर्ट से आता है, ठीक है ना। 3 तरीके के ज्ञान की बात करता है, तकनीकी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और मुक्तदायी ज्ञान, ठीक है। फिर जिसके बाद में मिस्टर गैडामर, ध्यान रखना, इनकी बहुत फेमस किताब है गैडामर की, ट्रुथ एंड मेथड्स, ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे। और क्षितिजों का संलयन, इनके साथ जुड़ा हुआ ये भारी भरकम अवधारणा है, पूछा जाएगा, ठीक है। यानी अतीत का क्षितिज और जो अध्ययन कर रहा है ना, जो व्याख्या कर रहा है उसका क्षितिज, इन दोनों का जो क्षितिज मिलता है ना, तभी वास्तविक समझ पैदा होती है, ठीक है। क्षितिज है ना जो सोच की सीमा है,
समय, समाज, संस्कृति, परंपरा हो गए इंपॉर्टेंट। फिर जिसके बाद में विलियम डिल थे, हर्मेनेटिक्स को समाजशास्त्र से जोड़ने वाला विचारक मिस्टर विलियम डिल थे, वरस्टेन की बात करता है, ठीक है ना। एर्ले बनिस, ये इंपॉर्टेंट है इनके साथ, है ना, इसकी बात करता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करता है। जिसके बाद में हर्मेन्यूटिक साइकिल की सर्किल की बात करता है। स्लेयर मार्कर से ली थी, यह उदाहरण पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जिसके बाद में ये इनका स्टेटमेंट है। फिर आ गया फ्रेडरिक स्लेयर मार्कर, मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल थ्योरी, ठीक है ना। ये टेक्स्ट के व्याख्यावादी विचारक हैं और दो भागों की बात करते हैं, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये लो साहब, आपकी जो क्लास है वो क्लास कंप्लीट हो जाती है। मूल अंतर यही है, जो ये टेबल है ना, मैंने बहुत गहराई में जाके आपको पढ़ा दिया, बहुत ही गहराई में जाके, ठीक है ना। बाकी ये आपके बहुत साधारण टॉपिक दे रखा था, ये टेबल भी आप याद कर लोगे तभी भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी टॉपिक को पढ़ो ना तो उसको गहराई से पढ़ो, उससे जुड़े हुए विचार। अब चाहे आंसर राइटिंग करनी हो, क्या ही दिक्कत आ जाए, स्लेयर मार्कर के बारे में लिख दो, फादर ऑफ मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स, विलियम डिल्थे के बारे में लिख दो, ठीक है ना। विलियम डिल्थे ने सोशियोलॉजी में हर्मेन्यूटिक्स को जोड़ा। हैबरमास के बारे में लिख दो, ये क्रिटिकल अप्रोच से आता है हैबरमास, ठीक है ना। गैडामर के बारे में लिख दो, बताइए है कोई दिक्कत, है ना। ये पता है, अब साधारण तो सारे ही लिखेंगे। अगर आप मेन परीक्षा भी दोगे, जैसे यूपीएससी के हमारे कई साथी है, अब ये साधारण तो लिखेंगे, लेकिन आप जब विलियम डिल्थे लिखोगे, गैडामर लिखोगे, ठीक है ना, हैबरमास लिखोगे, तो फिर वो आपका जो स्लेयर मार्कर लिखोगे ना, तो आपके आंसर में वो वजन आ जाएगा। वो एग्जामिनर कॉफी चेक करने वाला भी वो सोचेगा कि हाँ, इसने वास्तविकता में इस चीज को पढ़ा है। भाई ये तो कॉमन है, ये सारे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़े, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।